नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम ये जो वर्ग 3 की जो सीरीज है उसमें साइंस के 3 से 4 टॉपिक पर विस्तृत चर्चा जो है अपन लोगों ने कर चुके हैं। अब जो आगे की जो चर्चा होगी वह अलग अलग अंग तंत्रों से होते हुए साइंस में बायोलॉजी का पार्ट कवर करते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री से संपन्न होगी और लगभग 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि इन तीनों विषयों के अधिक से अधिक टॉपिक पर आपसे चर्चा कर सकें, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको एक नई दिशा मिल सके, उसे एक नई धार मिल सके और आप आगामी आने वाली वर्ग 3 की परीक्षा में झंडे गाड़ सकें। तो आज का ऐसा ही टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न इससे परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं और इनके जितने भी टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो विकल्प होंगे उन पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से क्या उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अंग है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है वृक्क, ऑप्शन नंबर बी हृदय, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो वृक्क जो होता है किडनी, ठीक है, याद रखेंगे किडनी जो है ना, किडनी जो है यह किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र से किडनी जो है उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, भाग होता है ना, जो कि शरीर से मूत्र को बाहर करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर हृदय की बात करेंगे तो हृदय है रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है और रक्त परिसंचरण तंत्र हम पढ़ चुके हैं, याद रखेंगे आप, रक्त परिसंचरण तंत्र हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अग्नाशय और यकृत ये दोनों जो हैं ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो याद रखेंगे कि उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा कौन है? वृक्क है। हृदय जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। अग्नाशय और यकृत जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में परासरण नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में परासरण नियंत्रित करने वाला अंग है वृक्क या किडनी जिसको आप बोलते हैं। वह मानव शरीर में परासरण को, ऑस्मोसिस को नियंत्रित करता है ना। वृक्क नियंत्रित कैसे करता है? तो वृक्क जो है जल, खनिज लवण इन दोनों का संतुलन जो है मानव शरीर में बनाए रखता है। ठीक है, इनका अगर ये खनिज और जल लवणों का संतुलन नहीं बनेगा तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का परासरण बिगड़ जाएगा, कोशिकाओं का ऑस्मोसिस जो है बिगड़ जाएगा और कोशिका या तो पिचक जाएंगी या तो फूल जाएंगी और इन दोनों ही स्थिति में हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचेगी और हमारे जीवन को संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो जो शरीर है उसमें परासरण का बने रहना, ऑस्मोसिस का बने रहना बहुत ही आवश्यक है और इस ऑस्मोसिस या परासरण को नियंत्रित कौन करता है? वृक्क करता है, किडनी करता है। किडनी में एक भाग होता है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना, नेफ्रॉन। यहाँ पर यह पूरी प्रक्रिया होती है परासरण को नियंत्रित करने की, जल को या लवण को नियंत्रित करने की। और जितने भी महत्वपूर्ण पदार्थ हैं मूत्र से जो रक्त होता है, रक्त में अवशोषण करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग का सही क्रम में दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर ए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग। ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए तो ये गलत ऑप्शन। बी नंबर वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। सी नंबर वृक्क, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, ये भी उल्टा क्रम है। चौथा वृक्क, मूत्रमार्ग, मूत्राशय, यह भी उल्टा क्रम है, मूत्रवाहिनी पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बचा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र में जो पहला जो हिस्सा आता है वह आता है किसका? वृक्क का या किडनी का। किडनी के बाद मूत्राशय जो है, सॉरी मूत्र जो है वह आता है मूत्रवाहिनी में, मूत्र
वाहिनी में आता है और मूत्र वाहिनी के बाद मूत्र आता है मूत्राशय में, और मूत्राशय से फिर मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र जो है बाहर कर दिया जाता है, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर किया जाता है। तो अगर आप वृक्क की बात करोगे तो वृक्क को कहते हैं किडनी, याद रखेंगे किडनी। मूत्र वाहिनी को कहते हैं यूरेट्रस, यूरेट्रस। मूत्राशय को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और मूत्र मार्ग को कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये इस क्रम में, पूरे क्रम में उत्सर्जन तंत्र चलता है। आपके शरीर में पहले वृक्क क्या करता है, वृक्क में आता है रक्त, और रक्त से जो वृक्क होता है वह मूत्र को अलग कर लेता है, और उस रक्त को छानने के बाद उससे जो मूत्र अलग होता है उस मूत्र को फिर कहाँ पर भेजा जाता है, मूत्र वाहिनियों से होते हुए वह मूत्र आता है मूत्राशय में। यानी कि किडनी ने ब्लड से पूरा का पूरा जो मूत्र है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको छान लिया, और छान लेने के बाद यूरेट्रस से होते हुए वह मूत्र कहाँ पर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और मूत्रवाहिनी एक पतली नलिका होती है जिससे होकर जो मूत्र है वह किस में आता है, मूत्राशय। मूत्राशय एक थैली नुमा रचना होता है, थैली नुमा रचना। और ये जो थैली नुमा रचना है इसी में मूत्र आकर इकट्ठा होता है, और जब वह मूत्राशय भर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, तो मूत्र मार्ग के द्वारा मानव शरीर मूत्र को बाहर कर देता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्रम वृक्क, फिर वृक्क के बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। यानी कि किडनी में पहले मूत्र बनेगा, फिर यूरेट्रस से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, सही क्रम है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। ए नंबर मेंढक मनुष्य, बी नंबर अमीबा एवं तारा मछली, सी नंबर पक्षी एवं सर्प, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, पक्षी, सर्प और जितने भी सरीसृप होते हैं उन सभी का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है यूरिक एसिड। याद रखेंगे, यूरिक एसिड बनता है पक्षियों में, सर्पों में और सरीसृपों में, ठीक है। मेंढक और मनुष्य की बात की जाए तो मेंढक और मनुष्य उत्सर्जित करते हैं यूरिया। इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिया। और यूरिया जो होता है जल में बहुत आसानी से घुल जाता है ना। तो इसलिए जो मानव का मूत्र होता है वह पतला होता है, मानव का उत्सर्जी पदार्थ पतला होता है, जबकि यूरिक एसिड जो होता है वह गाढ़ा होता है ना। याद रखेंगे ये। अगर अमीबा और तारा मछली की बात की जाए तो इन दोनों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह होता है अमोनिया। आपको ये चारों ऑप्शन याद रखने हैं कि यूरिया किसका उत्सर्जी पदार्थ है, मेंढकों का और मनुष्य का। यूरिक एसिड किसका उत्सर्जी पदार्थ है, पक्षी एवं सर्प का। अमोनिया किसका उत्सर्जी पदार्थ है, अमीबा एवं तारा मछली का। ये आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन अभी मैंने हाल ही में बताया था, नेफ्रॉन किडनी से संबंधित है। याद रखना किससे संबंधित है, किडनी से संबंधित है। याद रखेंगे आप, है ना। ना तो अमाशय से संबंधित, ना हृदय से संबंधित, ना यकृत से संबंधित। किससे संबंधित है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक यू आकार की नली होती है जो कि किस में पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है, किडनी में पाई जाती है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा विसर्जित की जाती है। तो मानव जो है पूरे दिन भर कामकाज करता है, उसके साथ जल का ग्रहण भी करता है, भोजन में भी जो भोजन प्राप्त करता है उसमें भी कुछ मात्रा जल की होती है, और उसी जल को यही वृक्क जो है, किडनी जो है, ब्लड से छान लेता है, अलग कर लेता है और छान कर अपने में रखता है, और उसी वृक्क से
बहुत सारे खनिज पदार्थ और खनिज लवणों का पुनः अवशोषण करता है। एक तो जो आपने भोजन किया उसमें से जब भोजन आपका छोटी आंत में गया तो छोटी आंत में जो रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर बहुत सारे खनिज लवणों का अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो खनिज लवण अवशोषित नहीं हो पाते वो जल के थ्रू होते हुए नेफ्रॉन में पहुंचते हैं और नेफ्रॉन में अलग अलग जगह पर उनका अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद जो मूत्र की मात्रा 24 घंटे में रिलीज करता है आदमी, वह करता है 1.5 लीटर, यानी कि मानव एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पसीना त्वचा को साफ करता है, शरीर के तापक्रम को कम करता है, उत्सर्जक निकालता है या अधिक पानी की मात्रा को निकालता है। ठीक है, इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर सी बी सी डी और ऑप्शन नंबर डी ए बी डी। तो इसका जो सही क्रम है, एक तो मानव त्वचा को साफ करता है, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। शरीर के तापक्रम को कम करता है, बिल्कुल सही है। उत्सर्जक निकालता है, बिल्कुल सही है। अधिक पानी की मात्रा को निकालता है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों बी सी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है और बी सी डी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क नलिका। ना तो मूत्र नलिका होती, ना ही मूत्राशय, ना ही मूत्र जनन नलिका। वृक्क नलिका जिसे आप नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, जिसे आप नेफ्रॉन कहते हैं वह नेफ्रॉन ही कहलाती है वृक्क नलिका, याद रखेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन क्या कहलाती है? वृक्क नलिका कहलाती है, ये आपको याद रखना है। और इस नेफ्रॉन में मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, इस नेफ्रॉन में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एक होती है समीपस्थ संवहनी नलिका। समीपस्थ संवहनी नलिका एक होते संवलित नलिका होती है। समीपस्थ संवलित नलिका होती है और ये समीपस्थ संवलित नलिका को इंग्लिश में कहते हैं संवलित नलिका, इसको कहते हैं पीसीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा जो नेफ्रॉन का भाग होता है उसे बोलते हैं हेनले लूप बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और तीसरा जो भाग होता है उसे बोलते हैं दूरस्थ संवलित नलिका, इसे बोलते हैं डीसीटी बोलते हैं। अगर पीसीटी का फुल फॉर्म आप देखेंगे तो पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमिटी, याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इसका नाम होता है। डीसीटी का नाम होता है, डीसीटी का नाम पूरा नाम होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये इसका नाम होता है। तो ये 3 भागों से मिलकर हेनले लूप बनता है। ये जो समीपस्थ संवलित नलिका या पीसीटी होता है, इसमें सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण होता है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण होता है, पदार्थों का अवशोषण। और ये सर्वाधिक पदार्थों में किसका अवशोषण होता है? तो ये होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज के साथ साथ सोडियम के साथ साथ अमीनो अम्ल
और अमीनो अम्ल के साथ जल। ऐसे बहुत सारे पदार्थों का लगभग याद रखेंगे 60 से 70% जो हिस्सा है वह पीसीटी पर ही अवशोषित हो जाता है। अब ये अवशोषित होने का काम होता कैसे है? मान लीजिए आपके वृक्क में मूत्र आया, मूत्र में बहुत सारे पोषक तत्व हैं और यह पोषक तत्व नेफ्रॉन में आते हैं और नेफ्रॉन के इन 3 भागों में सबसे पहले अब नेफ्रॉन करता क्या, इन्हीं पोषक तत्वों को डायरेक्ट इसमें अवशोषित कर देता है, पुनः रक्त में अवशोषित कर देता है ना। और रक्त में जाने के लिए 3 भाग होते हैं नेफ्रॉन में। तो एक होता है समीपस्थ संवलित नलिका या पीसीटी, इसमें सर्वाधिक अवशोषण हो जाता है, जितने भी पोषक तत्व जो बच के आते हैं उनका सर्वाधिक अवशोषण होता है पीसीटी में। इसके बाद मूत्र बढ़ता है और आगे आता है हेनले लूप में, और हेनले लूप में भी 2 संरचनाएं होती हैं। एक होती है असेंडिंग लूप और दूसरा होता है डिसेंडिंग लूप। ये 2 लूप इसमें भी होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और इन्हीं 2 संरचनाओं में हेनले लूप का कार्य क्या बचता है? हेनले लूप करता है मूत्र को गाढ़ा करता है, मूत्र को गाढ़ा करने का काम करता है और गाढ़ा करने के साथ साथ लवण के संतुलन को बनाता है, लवण के संतुलन को बनाता है, याद रखेंगे, लवण के संतुलन को बनाए रखता है। और अगर दूरस्थ संवलित नलिका की आप बात करेंगे, डीसीटी की बात करेंगे, तो ये क्या करता है, जो पदार्थ संवलित नलिका यानी पीसीटी और हेनले लूप से भी बच जाते हैं, यानी कि जो खनिज पदार्थ पीसीटी और हेनले लूप दोनों अवशोषित नहीं कर पाते और बच जाते हैं, उसके बाद उन बचे हुए पदार्थों का पुनः अवशोषण रीऑब्जर्व कौन करता है? पुनः अवशोषण कौन करता है? पुनः अवशोषण करता है दूरस्थ संवलित नलिका या डीसीटी। तो ये 3 प्रमुख भाग होते हैं नेफ्रॉन के, समीपस्थ संवलित नलिका या पीसीटी, दूसरा होता है हेनले लूप और तीसरा होता है दूरस्थ संवलित नलिका। और ये जो हेनले लूप होता है ये एक यू आकार की ऐसे यू आकार की संरचना होती है, जिसमें कि ऐसे मूत्र भरा होता है और उसका जो लवण का जो लेवल है और लवणता जो है उसको यह संतुलित करता है और साथ ही साथ मूत्र को गाढ़ा करने का भी काम करता है। तो आप याद रखेंगे कि वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन या वृक्क नलिका, ये आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये तो आप सीधी सी बात है, गुर्दे का अध्ययन है, किडनी का अध्ययन है, याद रखेंगे किसका अध्ययन है? किडनी का अध्ययन है नेफ्रोलॉजी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।